नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोसाइटी के कार्य। सोसाइटी का काम क्या होता है। तो सोसाइटी के अंदर दो क्राइटेरिया है, एक है प्रपोज्ड और एक है रजिस्टर्ड। तो पहले हम प्रपोज्ड के बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लोग पूछते हैं कि सोसाइटी मीटिंग नहीं लेती, डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताती है, क्या काम हो रहा है, क्या होना चाहिए, लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं सुनती, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर पहले भी शॉर्ट में वीडियो बनाए थे, छोटा थोड़ा टॉपिक मैंने बताया था, लेकिन आज हम पर्टिकुलर इस वीडियो पे हम सीखते हैं कि सोसाइटी का कार्य क्या है। अब सोसाइटी के अंदर दोस्तों, प्रपोज सोसाइटी तब निर्माण होती है जब आपके क्षेत्र में आप लोग एकत्र होकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, जिसको नियोजित संस्था बोलते हैं। उसके अंदर मेन जो पोस्ट होती है उसको चीफ प्रमोटर कहते हैं, और उस समय चीफ प्रमोटर के अलावा और किसी पोस्ट का महत्व तो नहीं होता है। पूरा जो सोसाइटी का दामोदार होता है दारोमदार, वो चीफ प्रमोटर के ऊपर होता है। अब चीफ प्रमोटर क्या हो जाता है कि जब वो अकेला राजा बन जाता है तो अभिमान आ जाता है। अब दोस्तों, सोसाइटी के अंदर डेवलपर्स जल्दी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। जो डेवलपर को पता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से क्या क्या तकलीफ़ें आएगी, वो डेवलपर सोसाइटी जल्दी रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। और रूल है कि आपको जब एलओआई मिलती है तब आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये रूल है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात ही करते हैं कि सोसाइटी भी प्रपोज सोसाइटी के अंदर जब चीफ प्रमोटर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, उसके अंदर देखिए, रूल ये है कि जब प्रपोज सोसाइटी नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी एक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि वो एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। तब उसके लिए एसआरए का सर्कुलर 169 के हिसाब से आपको काम करना है। 169 के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए थे, सर्कुलर 169। लेकिन सर्कुलर 169 के आधार पे जब कोई भी चीफ प्रमोटर आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई चीज़ें बताता नहीं है, तो आपको मीटिंग्स नहीं लेते, तो आपको 169 के अंदर सहायक निबंधक के यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करना है कि भाई ये जो कमेटी है, जो चीफ प्रमोटर है, ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, ना मीटिंग्स लेते हैं, ना हमको कुछ बताते हैं। लेकिन वहाँ आपको मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो आप किसी भी समय, किसी भी तरीके से और किसी भी कारण से आप सोसाइटी को भंग नहीं करा सकते। जब चीफ प्रमोटर को हटा नहीं सकते हैं, उस समय आपको मेजॉरिटी चाहिए। ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। उस समय आपके पास मेजॉरिटी है 51%, तो आप वहाँ पे आप अप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि भाई सोसाइटी का इलेक्शन लगाया जाए और चीफ प्रमोटर बदली किया जाए। अब ये चीज़ आपको समझना है कि सोसाइटी जब भी आपका एलओआई मिला तो आपके लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि एलओआई के बाद सोसाइटी रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रही है। उसके लिए आपको कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा मेजॉरिटी के साथ में, जितने भी मेजॉरिटी हो, 20, 25, 50, 100 लोग सिग्नेचर्स करके डालिए कि भाई हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड की जाए। अब सोसाइटी आपकी अगर रजिस्टर्ड होती है, अब उसके बाद जो आपकी कमेटी रजिस्टर्ड होने के बाद आपका एक इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में आप चुनेंगे अध्यक्ष, सेक्रेटरी और बाकी के कमेटी मेंबर्स। अब एक बार सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई तो ये कानून के दायरे में आ जाएगी, तब इनको कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आपको ये करना है कि भाई सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई है, उसके बावजूद जो भी सोसाइटी की चेयरमैन है, मैंने क्या बताया, जब
आपकी सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है, प्रपोज्ड है, तो चीफ प्रमोटर, रजिस्टर्ड होने के बाद चेयरमैन, उसको अध्यक्ष बोलिए, चेयरमैन बोलिए, और सेक्रेटरी, ये सब पोस्ट का निर्माण होगा। अब ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि सोसाइटी के रूल्स क्या है। उस रूल्स के हिसाब से आपको, जब तक रूल्स नहीं समझेंगे तब तक आप इनकी ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करा सकते। अब आपको ये देखना है कि भाई ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद क्या लोगों का मेंबरशिप लिया गया है, लोगों का मेंबरशिप लिया गया है। मेंबरशिप लिया गया तो क्या आईजे रजिस्टर्ड को मेंटेन किया है। आईजे रजिस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सोसाइटी की। उसके अंदर आपके जितने मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स होती है कि आपके मेंबर्स कब मेंबर बने, किस डेट को बने। अगर एक साथ में आपकी पात्रता हुई है तो उसमें डाला जाएगा इस डेट का एनेक्शन के हिसाब से ये लोग पात्र हैं। उसके बाद जब भी दूसरे लोग पात्र होंगे तो वहाँ पे इंटर होगा कि भाई इनकी पात्रता इस दिन को निश्चित हुई है, उनका नाम का डिटेल सब डाला जाएगा आई और जे रजिस्टर में। अब ये दोनों चीज़ हो गई। अब उसके बाद आपका नॉमिनेशन फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट, ये सोसाइटी ने लिया है या नहीं लिया, ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है वो हर 3 महीने पे अपनी मीटिंग रख रही है या नहीं रख रही है, और इस सारे आपके अगर चालू है तो हर 3 महीने पे इनको एजीएम लेना है। हर 3 महीने पे एजीएम लेना है जिसके अंदर इनको डेवलपमेंट के पूरे डिटेल्स रखने हैं, एनेक्शल 2 की कॉपी रखना है, प्लान रखना है जो पब्लिक वहाँ पे देख सके। उस मीटिंग में डेवलपर्स, आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक प्रतिनिधि या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, एआर के अधिकारी, ये वहाँ पे उपस्थित होंगे। ये सोसाइटी का नियम है। अब समझो वो भी नहीं ले रहे हैं, आप सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है वो सुन नहीं रहे, तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, ये चीज़ आप समझिए करना क्या है। सबसे पहले जो भी सोसाइटी है, आपकी जो भी तकलीफ है, आप रिटर्न सोसाइटी को लेटर दीजिए। आप रिटर्न सोसाइटी को लेटर दीजिए, लेकिन सोसाइटी के खिलाफ अगर कोई भी लड़ता है तो पात्र होना जरूरी है। अपात्र आदमी का नहीं सुना जाएगा। तो आप सोसाइटी को लेटर दीजिए कि भाई मेरी ये तकलीफ़ है, ये चीज़ क्यों नहीं की गई, तो कृपया मेरा ये काम क्लियर करें। जैसे आपका नॉमिनेशन है या शेयर सर्टिफिकेट है या ये मेंबरशिप का है, जो भी है उसका क्लियरेंस। सोसाइटी साल में एजीएम ले रही या नहीं ले रही, तो उस चीज़ का डिटेल रखिए। क्योंकि सोसाइटियाँ क्या करती है दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि सोसाइटियाँ क्या करती है, अपने कुछ चुनिंदा लोगों को, जो डेवलपर्स है उनकी परछाई रहती है पीछे, वो कहीं पे भी एक जगह पे गुप्त मीटिंग रख लेते हैं। आपके जो ठहराव है, रेजुलेशन है, वो बना देते हैं, सिग्नेचर्स ले देते हैं, उसमें बता देते हैं इतने लोग आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोल देते भाई यहाँ पे साइन कर दो, साइन कर, इनको ये नहीं पता ये क्या है, लेकिन सिग्नेचर कर देते हैं। ऐसे भी झोपड़ीधारक हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप भी मानेंगे। और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है जो आंख बंद करके सिग्नेचर्स कर देते हैं सोसाइटी के बोलने पे। उनको ये लगता है कि सोसाइटी के अंदर जो बैठे हैं वो लोग उनका भला करेंगे, लेकिन गलत फहमी है उनकी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी सबकी होती है, सोसाइटी को सबके लिए काम करना चाहिए। मैं बार बार बोला हूँ, सोसाइटी लोगों से होती है, लोगों द्वारा होती है और लोगों के लिए होती है। अब उस चीज़ में आप इस चीज़ को बराबर ध्यान रखिए कि क्या सोसाइटी बराबर एजीएम ले रही है, और एजीएम अगर ले रही है तो क्या ऑडिट रिपोर्ट बना रही है। ऑडिट रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर सरकार जो यहाँ महाराष्ट्र में जो धांधली चालू है इस सारे का, उसका अगर
खुलासा करना है, खुलासा करना है। तो जितनी एसआरई की हाउसिंग सोसाइटियां हैं सबका ऑडिट कराने का ऑर्डर दें, सबका ऑडिट कराने का ऑर्डर दें। देखिए अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको डिटेल्स मिलते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या इनकम्स आए, मेंबरशिप कितनी आई, सोसाइटी ने खर्चे क्या किए, क्या स्टेशनरी लिया है, या सोसाइटी ने कोई लीगल आर अपॉइंट किया है तो किसको पूछ के किया है। ऑडिटर जो अपॉइंट करेंगे उस ऑडिटर को आपको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, एक ऑडिटर 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ऑडिटर कितने पैसे लेंगे, ये सब चीज़ों का प्रस्ताव पास होने के बाद होता है। अब ऑडिटर, आज मान लीजिए 2024 का एजीएम हुआ है और आज 2024 में जो सोसाइटी ने ऑडिट दिया है वो 2023 का है, 2023 और 24 का। तो 24 और 25 के लिए आने वाले समय के लिए ऑडिटर चुने जाएंगे 2024 के मीटिंग में। ये नहीं होगा कि भैया ये इलेक्शन का समय आ गया चलो ऑडिटर अपॉइंट करके ऑडिट करवा लो, ऐसा नहीं होता। उनको पहले चुनना पड़ता ऑडिटर कौन है, ऑडिटर कितने पैसे ले रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको पैसे कैसे देंगे, सोसाइटी के लोग मान्य किए। क्योंकि ऑडिटर के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा ना कि कोई ऑडिटर का चार्जेस कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो आपको निर्भर करता है सोसाइटी के मेंबर्स पे कि आप किसको चुनते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये चीज़ जब आपको ये पूरा कंफर्म हो जाए कि भाई सोसाइटी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में या 5 सालों में, जैसा कि मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि 5 सालों में भी कोई काम नहीं किया है तो इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आप जितनी मेजोरिटी बना सकते हैं उस मेजोरिटी को बढ़ाइए, क्योंकि मेजोरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। लड़ाई के लिए मेजोरिटी बहुत जरूरी है, वो भी सोसाइटी के अंदर। प्रॉब्लम्स क्या होंगे अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं, आप लड़ भी गए और ऑर्डर 77 में आ गया कि भैया इनका इलेक्शन लिया जाए, तो इलेक्शन लेने के बाद फिर वही कमेटी आके बैठेगी, तब आप क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 साल फिर उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कहता हूँ ना, मेजोरिटी बढ़ाइए, लोगों को समझाइए, लोगों के अंदर जागरूकता लाइए कि भाई सोसाइटी के जो लोग बैठे हैं 10, 12, 15, 9 जो भी आपकी सोसाइटी, जैसे सोसाइटी जितनी डेंसिटी ज़्यादा होती है उस हिसाब से मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको यहाँ पे अब ये देखना है कि ये लोग कैसे लोगों को समझाया जाए, उनके अंदर दिमाग में लाया जाए कि भैया आपके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो सोसाइटी और बिल्डर को छोड़ के जाने को नहीं देखते, क्यों वो सोचते हैं सोसाइटी बिल्डर हमारा काम करेगी, हम इनको चिटक के रहेंगे। दूसरा एक कैटेगरी है जो बोलती है जो होगा देखा जाएगा, जो सबका होगा हमारा होगा। उनका काम क्या है, जो सोसाइटी बोलेगी भाई यहाँ पे साइन कर दो, मीटिंग हो गई है उसके बाद साइन करवाते हैं। ये हकीकत बात है, ये मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये मेरा नहीं, आपका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने भी देखा होगा। तो ये 100% आप कमेंट करेंगे कि हाँ ये बात सच है कि कितने लोग तो हमने मीटिंग में आए नहीं और अब उनकी सिग्नेचर आई है। क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुए, मीटिंग्स में अपात्र आदमी से लेके सब बैठ के सिग्नेचर किए और पात्र लोगों को तो पता ही नहीं कोई एजीएम हुआ। तो वो चीज़ होती है। उसके बाद आप पूरी मेजोरिटी तैयारी कीजिए, आपके पास नियर अबाउट 50% से ज़्यादा लोग खड़े हुए, तो आप पहले तो सहायक निबंधक के पास पूरा डिटेल्स लगाइए, कि भाई सोसाइटी ने ये 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, इनका क्या क्या काम है, हमने कंप्लेंट भी किया, कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हुई। सब डिटेल्स लगा के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए।
नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब अविश्वास प्रस्ताव, वो पुटअप कीजिए। उस पर भी एआर ने अगर कार्रवाई नहीं किया तो आप सोसाइटी के अंदर वापस से कंप्लेंट मारिए और बोलिए कि सोसाइटी के ऊपर 89 के अंदर कार्रवाई करें, 89 पे कार्रवाई करें। और मैं तो ये कहता हूँ 89 नहीं 78 में कार्रवाई करें भाई, कि सोसाइटी ने जो उनको पद मिला था उसका नाजायज फ़ायदा उठाया है और यहाँ पे कोई भी काम लोगों के हित में नहीं किया गया है। तो 78 में अगर आप कार्रवाई करवाते हो और 78 आपका लागू हो जाता है तो पूरी कमेटी जो है जो 5 साल के लिए इलेक्शन में खड़े होने से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा 5 साल तक, ये आप समझिए। 89 में क्या है, पड़ता दफ्तर तपाशनी, ये दफ्तर तपाशनी में भी आपको 78 मिलेगा, क्योंकि दफ्तर तपाशनी में जब अधिकारी पूरा डॉक्यूमेंट डिटेल लेगा, उनके ऑफिस में जाएगा, पता करेगा भाई उन्होंने क्या किया है, उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा तो बताएंगे, रिपोर्ट देंगे एआर को। एआर में रिपोर्ट बना के उनके ऊपर 78 की कार्रवाई करेगी कि भाई उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जिससे लोगों के लिए धोखादायक है। क्योंकि सोसाइटी, मैंने पहले बताया ना, सोसाइटी में जो लोग आ जाते हैं दोस्तों, वो समझते हैं कि भाई पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। उनको ये नहीं सकता है, यहाँ पे समझता है कि मैं मालिक नहीं हूँ, हम सिर्फ केयर टेकर है, हमें लोगों ने चुना है। क्योंकि देखिए, चुने हुए व्यक्ति हमेशा ही रक्षक से भक्षक बनते हैं, ये आप भी जानते हैं। मैं किसी पार्टी या पक्ष की बात नहीं करता, लेकिन आपने इलेक्शन में देखा होगा, कॉमन इलेक्शंस में देखा होगा, नगर सेवक इलेक्शन होता है, एमपी का होता है, एमएलए में होते, लोग जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 5 साल के बाद उनके चेहरे दिखते हैं, उनके सब वादे जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो सेम सोसाइटी में भी वही होते हैं। जब इलेक्शन लगेगा तो इलेक्शन के समय वहाँ पे जो भी लड़ने वाले हैं उनकी लिस्ट जारी होगी। आपको पहले ये पता करना है कि भाई जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है वो इलेक्शन के योग्य है या नहीं, ये आपको पहले चेक करना है। यदि आप भी कैंडिडेट है तो आपको भी अपने अपोनेंट को, विरोधी जो भी खड़ा है, उनकी जानकारी निकालना है। अब सबसे बड़ी जानकारी क्या होता है दोस्तों, कि सरकार के नियम के अनुसार 2000 के बाद यदि किसी व्यक्ति के तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई है, 2 बच्चे के बाद तीसरे बच्चे की पैदाइश 2000 के बाद हुई है, तो वो हर इलेक्शन से रेस्ट्रिकेट रहेगा। उसको कोई इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है, ना सोसाइटी का, ना कॉमन इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये रूल आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको ये पता करना होगा कि भाई जो व्यक्ति खड़ा है तो क्या उनके बच्चे कितने हैं, और बच्चे अगर हैं तो 2000 के बाद में तीसरा बच्चा पैदा हुआ है क्या। अभी आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई 2000 के बाद में तीसरा बच्चा, मतलब अगर दूसरा, तो दूसरा बच्चा चलेगा, चाहे 2000 के बाद ही उनकी शादी हुई हो, 2 बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि तीसरा बच्चा अगर है 2000 के बाद, या उनकी शादी 2000 के पहले भी हुई है, नहीं 2000 तक 2 बच्चे हैं, उसके बाद तीसरा बच्चा उनकी संतानें हैं, तो वो आदमी इलेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये चीज़ आपको नज़र रखना है, ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि ऐसे बहुत से जगह होते हैं और मैंने देखा भी है कि लोग ध्यान नहीं देते, इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। फिर वहाँ पे जब इलेक्शन का समय आएगा तो लोग वादे करेंगे, भाई मुझे चुन के लाओ, आपकी हम हर बात मानेंगे, हर चीज़ करेंगे,
और उसके बाद क्या होता है आपको पता है कि जीतने के बाद ये फिर अपनी मनमानी चालू कर देते हैं। तो आपके अंदर, आपकी सोसाइटी में जो पढ़े लिखे अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उनको आगे लाइए। उनको उनकी इंटरेस्ट नहीं भी होगा और 100% इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसा तबका है, कुछ नहीं बहुत, जो एजुकेटेड है, वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते। ना वो कोई इलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, ना सोसाइटी के इलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उन लोगों को आप रिक्वेस्ट किए करें कि सर आप आइए, क्योंकि सोसाइटी का मतलब परिवार होता है। सोसाइटी का मतलब परिवार होता है, और परिवार का मुखिया अगर अच्छा है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो परिवार प्रगति करेगा, परिवार विकास करेगा। अन्यथा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, और इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कमिटी मेंबर्स जो भी लोग हैं, वो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लोगों को काम नहीं कर रहे, तो आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनको समझाइए, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, द अविश्वास प्रस्ताव, कि भैया हमने इनको चुना था लेकिन ये उस लायक योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, हमारा विश्वास इन पे नहीं है, इसके लिए तुरंत इनको हटाया जाए। तो ये चीज़ लागू होगी, और ये चीज़ तो हर इलेक्शन में होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो आपने भी सुना होगा, और सोसाइटियों में खासकर ज़्यादा होती है। तो आपको उस चीज़ पे करना है, और आपको समझना है कि सोसाइटी का रूल क्या है, और आप अगर समझदार है सोसाइटी से काम करवा के लेंगे। सोसाइटी के लिए आपको परेशान करना, यानी सोसाइटी को अगर सही रास्ते पे लाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मान लो आप सोसाइटी को बदली भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन उनको काम करवाना चाहते कि नहीं आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना आपको पिछले वीडियो में मेंबरशिप का, तो उसी तरह यहाँ पे भी सोसाइटी को कंप्लेंट फाइल कीजिए, कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो, दूसरा रिमाइंडर मारिए, और रिमाइंडर एक एआर को भी दीजिए कि भैया सोसाइटी को दिए लेकिन हम ये सुन ही नहीं रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी फिर से लेटर देगी कि भाई इनका क्या प्रॉब्लम है, आपके स्तर पे क्लियर करें, और उसका डिटेल हमारे पास भेजें। उसके बावजूद भी नहीं करते, फिर आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को मिलिए, वहाँ डिपार्टमेंट मिलिए कि भाई ये सोसाइटी क्यों नहीं काम कर रही है। भाई मैं भी मेंबर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है, तो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। आप बराबर उनको लगातार ऐसी कंप्लेंट करिए, 1 2 3 आपकी हियरिंग बैठेगी, सोसाइटी को ऑर्डर होगा तुरंत इनका काम क्लियर करो। काम धंधे पे लगाइए ना सर, जो नहीं सुधरता उसको काम धंधे पे लगाइए। तरीका कानूनी, तरीका कानूनी। आप वहाँ पे तू मैं गाली गलौज करके कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। आपको सिर्फ कानूनी अपनाना है। देखिए थोड़े समय में सुधर जाएंगे। आप खाली 5 लोग अगर सोसाइटी में खड़े होंगे ना, सोसाइटी में नज़र रखने के लिए थोड़ा सा समय निकाल के, सर सोसाइटी एक गलत काम नहीं करेगी। उनको डर रहेगा भाई कुछ किया तो भाई इनके लेटर डाल देंगे और फिर पहुंच जाएंगे एआर के पास। तो ये चीज़ को समझिए दोस्तों। और सोसाइटी कोई मालिक नहीं होती है, मालिक वहाँ पे जो वहाँ के जितने मेंबर्स हैं वो मालिक होते हैं। सोसाइटी कभी मालिक नहीं बनती। सोसाइटी का मतलब मैंने समझाया था। सोसाइटियाँ बहुत होती दोस्तों, कंज्यूमर सोसाइटीज़ होती है, मंडल्स होते हैं, बहुत सारी। कि हाउसिंग सोसाइटी का मतलब है घरों का एक समूह, घरों का एक समूह। ये क्यों बनाया जाता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे हम चॉल्स में रहते हैं, अब तो चॉल्स में भी पुरानी भी बहुत सारी सोसाइटियाँ थी, और जो सोसाइटी चॉल्स में बनती थी वो सोसाइटी अपने मेंबरों से जो भी मेंटेनेंस निकालती थी, 100 200 500 जो भी मेंटेनेंस निकालती थी, तो आपके एरिया के साफ सफाई रख रखाव के लिए यूज़ होता था।
कि आप भी जानते हैं, वो साफ सफाई ये रख रखाव के लिए। अब यहाँ बिल्डिंग्स हैं, अब बिल्डिंग्स के अंदर तो आपके वाटर कनेक्शन तो एक नहीं होंगे, अरे सॉरी अनेक तो नहीं होंगे, सबके घर के अलग अलग तो नहीं होंगे। वाटर कनेक्शन तो आपको बिल्डिंग में जो दिया गया वही एक वाटर कनेक्शन होगा। अब आपकी बिल्डिंग में जो लाइट यूज़ की जा रही है वाटर का मोटर पंप के लिए या पैसेज के लिए, जो भी लाइट वगैरह यूज़ किया उसके लिए एक सेपरेट मीटर होगा, आपके मीटर से तो नहीं चलेगा। तो अब इन चीज़ों का जो पैसा निकालना है तो आप सामूहिक रूप से निकालेंगे, एक आदमी तो भरेगा नहीं। तो समूह में क्या होता है, एक सोसाइटी का निर्माण होता है। कि सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी मतलब घरों का एक समूह। अब जब समूह के अंदर एक को मेन बनाया जाएगा तो उसको गार्जियन कहते हैं। जैसे हमारे परिवार में जो हमारा परिवार चलाता है उसको हम गार्जियन मानते हैं, वैसे इन घरों के समूह में जो सोसाइटी पे आएगा चेयरमैन और सेक्रेटरी, जो ये उनके गार्जियंस होंगे और इनकी ड्यूटी है कि अपने परिवार को अच्छी तरह चलाना। परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को बैठना, समझना, सल्यूशंस निकालना। तो ये जिस दिन सोसाइटी के लोग करना चालू करेंगे ना, तो आपकी एक सोसाइटी साफ सुथरी और स्वच्छ सोसाइटी बनेगी। मैं ये नहीं बोलता कि हर सोसाइटी ख़राब है, मैंने देखे बहुत सारे अच्छी अच्छी सोसाइटी हैं, प्राइवेट में भी है, एसआरए में भी हैं, जो लोगों के लिए काम करती हैं। तो आपके यहाँ पे अगर कोई सोसाइटी के लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं तो मैंने जो बताया वो ट्रिक अपनाइए, लीगल में डालते रहिए कंप्लेंट। अब देखिए घमंड क्या होता है, घमंड ये होता है कि भाई मैं तो मेन बन गया हूँ, कोई क्या कर लेगा। जैसे जो चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी, उनके अहम आ जाता है घमंड, अरे मैं तो मेन हूँ। तो वही घमंड उनके लिए गलत हो जाता है। इनको ये समझना चाहिए हम एक परिवार की तरह है, और परिवार में हर व्यक्ति को, किसी को भी दर्द होगा तो पूरा परिवार एकजुट होना चाहिए। तो किसी की भी प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढे, उस प्रॉब्लम को क्लियर करें। ये मेरी बाकी जो सोसाइटियां हैं जिनको समझ नहीं है या वो जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं, उन सोसाइटियों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आपका परिवार है, आपके परिवार को आपको कैसा चलाना है ये आपको देखना है। मैंने तो कोई बहुत सारी सोसाइटियाँ भी देखी हैं सर, ऐसा नहीं कि वैसा सोसाइटी यहाँ तक देखी उस सोसाइटी के अंदर पुलिस नहीं आती, उस सोसाइटी में पुलिस तक नहीं जाती, क्योंकि वहाँ के मैटर पुलिस स्टेशन में नहीं जाती। उनका कुछ भी अगल बगल का कोई भी मनमुटाव हो, भाई सोसाइटी में आके बात करो, क्या तकलीफ है आपको, क्यों आपस में झगड़ रहे हो, वो भी निपटारा करते। टंटा मुक्त सोसाइटी मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छी सोसाइटी है। और ये मेरा वीडियो अगर कोई पुलिस के अधिकारी देख रहे हैं तो शायद उनको इसमें और ज़्यादा मालूमात होगी कि शायद उनके जुडिक्शन में ऐसी सोसाइटी एक नहीं अनेक मिली होगी कि इनकी सोसाइटियों में पुलिस को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, ये अलग बात है कि सोसाइटी में कुछ अलग मैटर्स हो गए, चोरी के बाहरी आदमी आए, वो अलग चीज़ है, लेकिन इनके जो आपसी झगड़ों के लिए तो शायद मेरे ख्याल से पुलिस कभी नहीं गई होगी। ये आपस में बैठ के जो भी है आपस में निपटाओ, नहीं तो आपका लीगल करो, आप कोर्ट में जाओ, नोटिस मारो, लड़ो, लेकिन सोसाइटी के अंदर कोई झगड़ा नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और लाना भी चाहिए। जैसे टंटा मुक्त गांव, टंटा मुक्त महाराष्ट्र करने की कोशिश है, वैसे टंटा मुक्त सोसाइटी भी होनी चाहिए, जहाँ हमारे आपसी जो भी झगड़े हैं वो हमारे स्तर पे ही ख़त्म हो जाए, हमें पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों को तकलीफ देने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ होनी चाहिए दोस्तों, और हो भी रही, बहुत जगह तो हो रही, मैंने बताया ना। तो दोस्तों ये आज हमने सीखा कि सोसाइटी के अंदर अगर सोसाइटी बराबर काम नहीं करे, जैसे मेंबरशिप, आईए रजिस्टर्ड मेंटेन करना, नॉमिनेशन फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट, मीटिंग्स, जो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स
उनकी भी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स होती है दोस्तों। आपका एक व्यक्ति अगर कोई कंप्लेंट करता है ना, तो वो मैटर पहले मैनेजिंग कमेटी के पास आता है, उनकी मीटिंग्स होती है, उनको इंटर करना पड़ता है अपने मीटिंग्स बुक के अंदर कि भाई इनका ये कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई करें। तो उसके लिए जब मैनेजिंग कमेटी के लोग को ये समझ में आता है कि ये बड़ा इशू है या हमारे बस में नहीं है, तो हमको एसजीएम बुलाना पड़ेगा, स्पेशल जनरल मीटिंग, विशेष सर्वसाधारण सभा। तो वो बुलाएंगे, उसमें रखेंगे कि सर ये चीज प्रॉब्लम्स है। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई पात्रता होती है तो उनकी पात्रता का मेंबरशिप करने के लिए सोसाइटी की कमेटी पहले मैनेजिंग कमेटी में डिस्कशन करेगी, उसके बाद उस चीज़ को एसजीएम में लाएगी या एजीएम में लाएगी। अब जैसे कि 1 महीने बाद एजीएम का समय हो ही गया है, तो डबल खर्चे करके फ़ायदे नहीं है, तो एजीएम होगा। और हम जो एजीएम हो चुका है तो एसजीएम करना पड़ेगा उनको। तो एसजीएम बुलाएंगे, एसजीएम में बताएंगे कि भाई आप क्या करना है, लोग क्या चाहते हो बताइए। तो उससे मेजोरिटी देखी जाएगी, मेंबरशिप लेने के लिए मेजोरिटी देखी जाएगी और उसमें बताया जाएगा भैया इनको ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसे ऐसे चीज़ है, इनकी ये चीज़ हुई है, इन्होंने बेचा है, इन्होंने ख़रीदा है, इन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो आप क्या चाहते हो। तो ये चीज़ होगी, आए समझ में। तो ये सोसाइटी के कार्य हैं। सोसाइटी अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, चाहे सोसाइटी हो चाहे रजिस्टर। आपको लोगों की राय विचार ठहराव करना ही है। हाँ, छोटे मोटे जो इशू होते हैं, अभी जैसे स्टेशनरी है, लेटर हेड है, अब आपसे ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि भैया अब लेटर हेड ख़त्म हो गया तो एसजीएम लो, नहीं, वो मैनेजिंग कमेटी प्रस्ताव करेगी और लेटर हेड बनवाएगी, उसके जो भी पैसे देगी वो सब आपको ऑडिट पे मिलेंगे। जब ईयरली ऑडिट होता है ना सोसाइटी की, उसमें अंदर आएंगे। सोसाइटी के अंदर एक सुई भी अगर खरीदी गई ना 1 रुपये की, तो वो भी डिटेल देना पड़ेगा कि सोसाइटी अकाउंट से अगर जाता है तो वो डिटेल देना पड़ेगा कि भाई पैसे क्यों और किसने निकाले और किस लिए निकाले, वो ऑडिट में आएगा। कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, सोसाइटी में अतिरिक्त पैसे बिना एजीएम की मंजूरी के नहीं ले सकते आप। आपको जो भी अगर लोगों से, जैसे पार्किंग हो गया, 2 व्हीलर पार्किंग हो गई, 4 व्हीलर पार्किंग हो गई, तो आप पहले डिसाइड करेंगे एजीएम के अंदर कि भाई कितना चार्ज रखना चाहिए। क्योंकि अभी मोस्टली जो सर मैं बोलता हूँ 50 घर है, तो बाइक तो मेरे ख्याल से 50 घर में होगी, या 50 में नहीं होगी तो 45 में तो होगी। मैं 40 ही पे करता हूँ, 40 में होगी। अब 40 घर है तो 40 घर तो मेजोरिटी हो गए। अब वो तो बोलेंगे ना भाई काम कीजिए 50 रुपया रख दीजिए, क्योंकि 50 रुपये पार्किंग किस लिए ज़रूरी है कि आप गाड़ी खड़ी करते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर आप सोसाइटी में आपकी पार्किंग है, गाड़ी का आप वहाँ पे पार्किंग भरते हैं मंथली, और आपकी गाड़ी अगर सोसाइटी में खड़ी है और डैमेज हो गई, तो आप सोसाइटी से क्लेम मांग सकते हैं कि भैया मेरी गाड़ी कैसे डैमेज हुई। क्या मैंने बोला, गाड़ी कैसे डैमेज हुई, ये सोसाइटी को भरपाई करके देना पड़ेगा। अभी कानून पता है आपको, नहीं मालूम दोस्तों, ये बहुत अहम पॉइंट है। क्यों, आप गाड़ी खड़ी करने का पार्किंग चार्ज दे रहे हैं, वहाँ पे समझ लीजिए वॉचमैन है, तो वॉचमैन का आप पैसे भर रहे हैं, तो ये चीज़ कि मैं पैसे भर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी डैमेज कैसे हुई का कारण सोसाइटी को देना पड़ेगा, और उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। अगर आप बाकायदा लड़ गए तो ये सोसाइटी के रूल्स है। तो दोस्तों समझ में आए, ऐसे बहुत सारे रूल्स हम बताएंगे लेकिन समय आने पे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआरए के अंदर जितना हमने जो सर्कुलर्स हैं अभी तक जो आपके लायक काम के हैं वो हमने बताए, और आगे भी एसआरए में जो भी नए नए सर्कुलर्स आएंगे और एसआरए के बारे में बात करेंगे। और जब तक ये चीज़ चल रही है, बीच बीच में हम एसआरए के और भी जो मैटर्स, नए तब्दीलियाँ, नए कुछ भी अमेंडमेंट्स होंगे या नया कुछ भी चीज़ आया
करप्शन वगैरह के तो हम बताएंगे, और हो सकेगा तो अगले एपिसोड से हम शुरुआत करते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्योंकि देखिए, आप एसआरए की लड़ाई में इतने आप जानकार हो गए, अब आपको आरटीआई के बारे में समझना है दोस्तों। अगर आप आरटीआई बराबर से समझ गए, आरटीआई बराबर से समझ गए एकदम, तो आपको एसआरए में या किसी डिपार्टमेंट में लड़ाई लड़ने के लिए एकदम आसान हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अधिकारी आरटीआई से आज भी डरते हैं, अगर बराबर लड़ो तो। प्रॉब्लम्स ये नहीं कि आरटीआई में ये अधिकारी क्या करते हैं, आपने आरटीआई में मांगा, हमने दे दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ कैसे मांगनी है, क्या चीज़ कैसे मांगनी है। दोस्तों फिलहाल मैं एक छोटा सा किस्सा 2 मिनट में सुनाता हूँ। अभी रिसेंट में मेरी एक हियरिंग हुई थी, वहाँ पे एसआरए की जो चीफ लीगल एडवाइज़र वो अपील अथॉरिटी थे, मेरे फ्रेंड का मैटर था जो आरटीआई मैंने पुटअप करवाया था, और अपील में मैं अथॉरिटी लेके बैठा था कि भैया मेरे क्लाइंट की बात पे मैं अथॉरिटी पे हूँ। सर वो परेशान हो गए, वो परेशान हो गए, जबकि पीआईओ ने लिख के दिया था कि आपने प्रश्नात्मक इन्फॉर्मेशन मांगा है, मतलब आपने प्रश्न मांग, आपकी जो इन्फॉर्मेशन नहीं हो, प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली देने का अधिकार नहीं है। और मैंने अपील में ये प्रूव कर दिया है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ द इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिबल टू द सिटीजन। अपील अथॉरिटी ने मुझे कहा ठाकुर मैं ऑर्डर देता हूँ, और दोस्तों आज तक ऑर्डर नहीं आए, फर्स्ट अपील के अभी तक ऑर्डर नहीं आए हैं, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 45 डेज़ की। मैं अप्रोच करूँगा सेकेंड अपील, मैं सेकेंड, तो मैं आपको बताऊँगा और हम समझेंगे, सीखेंगे आप और हम कि आरटीआई में कैसे आरटीआई डाली जाती है। क्या आरटीआई डालोगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये हम सीखेंगे अगले एक से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।